हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैं आपके साथ एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। जैसे जो मेरा पहला चैनल है, फर्स्ट चैनल है, वो अकाउंटिंग क्लासेस बाय विपिन है, जिसमें मैं आपको जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं ना, वो टीच करूँगा। और ये मेरा सेकंड चैनल है मैथ्स विद विपिन। तो इसमें मैं आपको जितने भी मैथ्स है ना, जिस भी लेवल का है या जिस भी क्लास का है, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास या 10th 11th 12th, जो भी क्लास है उस क्लास का मैं आपको यहाँ पे मैथ्स टीच करूँगा। तो मैंने जो फर्स्ट मैथ लिया वो है 10th क्लास का है, और यहाँ पर मैं 10th क्लास का मैथ जो आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है रियल नंबर्स। ये आगे आ गया। हाँ जी, चैप्टर का नाम है हमारे रियल नंबर। ये 10th क्लास का है। तो मैं यहाँ पे जो हमारी वीडियोस रहेंगी स्टार्टिंग की, वो इंट्रोडक्शन की रहेंगी, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या है इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मैं यहाँ से ज़रा पेन ले लेता हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो देखो, आपको फर्स्ट नंबर पर कुछ जो रियल नंबर हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर ना रियल नंबर से पहले कुछ जो बेसिक बात है ना वो जान लेते हैं कि एक्चुअल में नंबर्स हैं क्या। जैसे फर्स्ट नंबर पर आपको बताया हुआ है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, जितनी भी काउंटिंग है ना आपकी, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, मतलब जहाँ तक काउंटिंग है वहाँ तक, ये सारे क्या आपके नेचुरल नंबर्स। ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। ये काउंटिंग नंबर होते हैं आपके। दे डू नॉट इंक्लूड, जिसके अंदर हम ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करते, और ना ही हम कोई भी नेगेटिव नंबर को, ना ही किसी फ्रैक्शन वाले नंबर को। गॉट इट? याद रखनी है आपको। ना तो हम ज़ीरो को इसके अंदर लेंगे नेचुरल नंबर के अंदर, ना ही किसी इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं? जैसे माइनस के नंबर हो गए ना, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, ये हम इसके अंदर नहीं लेंगे। फ्रैक्शनल नंबर होते हैं जैसे आपके 1/2, 4/5, 6/7, इनको भी हम नेचुरल नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। जो नॉर्मल से सिंपल काउंटिंग होती है ना, सिर्फ उन्हीं को हम नेचुरल नंबर के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो द नेक्स्ट इज होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और जो इसके नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से। ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? 0 एंड जितनी भी काउंटिंग है ऑल, या ये कह सकते हैं 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है। होल नंबर क्या है आपके? 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे होल नंबर। बस बेसिक डिफरेंस ये है कि नेचुरल नंबर में हम 0 को नहीं लेते, और होल नंबर में हम 0 को लेते हैं। नेक्स्ट इज इंटीजर। इंटीजर आपने पहले भी पढ़ा होगा। इंटीजर्स क्या होता है? एक ऐसा होल नंबर है। होल नंबर क्यों? इंटीजर्स के अंदर क्योंकि आपका 0 भी आएगा, और जितनी काउंटिंग है ना वो भी आएंगी, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन, वो भी इंक्लूडेड होंगी। बट इंटीजर्स के अंदर आप फ्रैक्शनल नंबर होते हैं ना, जो 1/2, 3/2, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इंटीजर्स आपके दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका -5 हो गया, -4, -3, 0, 1, 2, ये सारे क्या हैं? आपके इंटीजर्स हैं। नेक्स्ट इज रियल नंबर, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है। रियल नंबर क्या होते हैं हमारे? रियल नंबर आर दैट नंबर इंक्लूड बोथ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। ठीक है। हमारे इंटीजर्स क्या, रियल नंबर्स क्या होते हैं, सॉरी, जिसके अंदर हम रैशनल नंबर और इरेशनल दोनों को ही इंक्लूड करते हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर
रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो देखिए कोई नया नाम नहीं है, ये आपने पहले भी पढ़ा है, 8th 9th में भी पढ़ते हैं हम। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। मतलब आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब क्या है आपका इसका कि आपका रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका 2 है, अब 2 भी रैशनल नंबर है, ये नहीं है क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, हम लिखते नहीं हैं हालांकि, ठीक है। 2/6 आपका रैशनल नंबर है, 4/7 आपका रैशनल नंबर है। इसके अलावा जो आपका 1/5 है ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। -7/8 ये भी रैशनल है, -4/2 ये जितने भी नंबर मैंने आपको बताए ये सारे रैशनल नंबर हैं। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हमारा ये p हो गया, ठीक है, और ये 2 है ना, जैसे ये q हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर यानी कि जैसे 2/0 ये नहीं होना चाहिए, ये आपका रैशनल नंबर नहीं होता। आपको पता भी होगा कि जब हमारा q यानी डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो वो हमारा क्या होता है? इन्फिनिटी, यानी कि यूनिट डिफाइन भी उसको बोला जाता है, जिसको डिफाइन नहीं किया जाता, ठीक है। सो नेक्स्ट ए रैशनल नंबर। ए रैशनल नंबर क्या होता है हमारे? ए रैशनल नंबर बिल्कुल अपोजिट है। ए रैशनल नंबर दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वो नंबर जो हमारा पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। मतलब हमारा ए रैशनल नंबर कौन सा हो सकता है? देखो जो ए रैशनल नंबर होता है ना, इसको आप क्यू डैश इससे डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को आप क्यू से। हाँ जी, इसके अलावा आपको क्या बता रखा है कि जो आपका इरैशनल नंबर होता है ना, उसको आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये आपकी एक्सरसाइज भी है इसमें फर्स्ट चैप्टर में। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? वो जो हमारा रिमाइंडर है ना, वो 0 नहीं आएगा, चलता जाएगा क्वेश्चन हमारा। सपोज आपने कोई भी डिवीजन का आंसर आया 7.1, फिर 0.1, फिर 0.01, 0.001, इस तरीके से आ रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये क्या होते हैं? हमारे इरैशनल नंबर, जिसका कोई भी दी एंड नहीं होता। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, ये 1 है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? एक तरीके से हम कह सकते हैं प्राइम नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या ऐसा नंबर जो या तो खुद के टेबल में आता हो या फिर 1 के टेबल में आता हो। जैसे 2 है, 1 के टेबल में आता है 1 2 ज़ा 2, और 2 के टेबल में आता है 2 1 ज़ा 2, तो 2 फैक्टर बन गए। इसके अलावा इसके और फैक्टर बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं भले ही। उसी तरीके से 3 है आपका, 5 है, 7 है, 11 है, ये सारे क्या होते हैं? आपके प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होगी? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। इसके अलावा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स जो हैं मोर देन 2, 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं 4 की बात करूं, 4 भी आपका कंपोजिट नंबर है। जैसे 4 किस किस के टेबल में आता है? एक तो खुद के टेबल में 4 1 ज़ा 4, 1 के टेबल में, ठीक है, और 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, तो 3 फैक्टर बन गए ना। 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये क्या है? आपका कंपोजिट नंबर। इस तरीके से उसी तरीके से आपका 6 है। जैसे 6 आपका 1 के टेबल में आता है 1 6 ज़ा 6, है ना। फिर 2 के टेबल में आता है 2 3 ज़ा 6, फिर 3 के टेबल में आता है 3 2 ज़ा 6। तो इस तरीके से जो जिसके फैक्टर मोर देन 2 हो, वो क्या होता है? आपका कंपोजिट नंबर होता है। एक और बात आपको नोट करने वाली ये है कि यहाँ पर आपने देखा कि हमने 2 को ले लिया, 3 को ले लिया, 5 को ले लिया, लेकिन यहाँ पर हमने 4 6 को ले लिया। तो सोचने वाली बात ये 1 क्या है? तो आपको ये नोट करनी है मेन बात सबसे, कि जो 1 है ना,
ना तो वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर क्या कहता है भाई, दो फैक्टर्स तो होने चाहिए, ठीक है, लेकिन और कंपोजिट कहता है 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो 1 के तो फैक्टर 1 से ज़्यादा बनते ही नहीं है, 1 तो अपनी खुद की टेबल में 1 पर ही आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। तो इसलिए 1 आपका नाइदर अ प्राइम नंबर एंड नॉर कंपोजिट नंबर। तो चलिए नेक्स्ट देखो, आपको बताए हुए हैं थ्योरम। ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना अगले, वो इस थ्योरम से ही रिलेटेड होंगे। तो ये टॉपिक आपको थोड़ा ध्यान से और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आपने पहले भी कर रखा होगा ये यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये बताया हुआ है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा किस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हैं वो यहाँ पर आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो एक थ्योरम गिवन है आपको, ये आपके एनसीईआरटी बुक में ही है, थ्योरम नंबर 1.1 है ये। तो देखिएगा वहाँ पे गिवन है आपको, क्या कह रहे हैं कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यानी ए और बी कोई भी हो सकता है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, उनका जो एग्जिस्ट है वो यूनिक है, क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग, क्यू और आर हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ घुमाने के लिए बोल रहा है वो कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड 0 लेस देन इक्वल टू आर एंड लेस देन बी। तो ये कुछ नहीं है, बहुत इजी सा है ये, जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अभी मैं जो बात यहाँ बताऊँगा आपको उस देखकर याद आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो देखो पहले हम जब छोटी क्लासेस में होते थे तो हम पढ़ते थे क्या चीज़, डिविडेंट कैसे बनता है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस तरीके से होता था। तो ये वही है आपका, ठीक है। ए है आपका डिविडेंड, बी है आपका डिवाइज़र, क्यू है आपका क्वोशिएंट और प्लस आर आपका रिमाइंडर। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये एडवांस लेवल में आ गया है, अलग इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया उसको, बाकी ये वही सेम पुरानी चीज़ है जो आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कि मैंने 3 को डिवाइड करना है 10 से, तो क्या होगा, ये 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो डिवाइज़र, तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो जैसे आपका डिवाइज़र क्या है 3 है, क्योंकि जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है हमारा डिवाइज़र, यानी कि डी क्या है आपका, देखो इस फॉर्म में लिखना मुझे इसको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइज़र क्या है 10, सॉरी डिविडेंड क्या है 10, डिवाइज़र क्या है 3 जिससे डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट क्या है आपका 3, यानी कि जो आंसर आया ना वो भी क्या है 3 और रिमाइंडर क्या बचा है 1। तो आप इसको करके देख लो बेशक से, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 होता है। नहीं क्लियर हुआ तो एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने 2 को डिवाइड करना हो 9 से, है ना, तो क्या बनेगा ये 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। तो अब यहाँ पे ये हमारा जो 9 है ना, 9 क्या है डिवाइज़र है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा डिविडेंड है, सॉरी जो 9 है ना ये डिविडेंड है। डिवाइज़र क्या होगा हमारा, किससे कर रहे हैं हम डिवाइड, किससे कर रहे हैं हम 4 से, है ना, 4 से कर रहे हैं ना हम इसको डिवाइड, हाँ जी। तो देखो अब ये देखो हमने रिमाइंडर क्या बचा हमारा 1 बचा, क्वोशिएंट क्या बचा 4 बचा, डिविडेंड क्या है 9 और डिवाइज़र क्या है 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1। ये है आपका डिवाइज़र, ये है डिविडेंड, ये डिवाइज़र, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। तो यही चीज़ें हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इसी फॉर्म में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिख देते हैं।
ए का मतलब मैंने बताया आपको डिविडेंड, डिविडेंड क्या है 9 है ना, और बी क्या है आपका डिवाइज़र यानी कि 2, क्यू क्या है आपका क्वेशंट यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4, और रिमाइंडर क्या है आपका 1। तो इस फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो ये क्या होता है हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा कि इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। दूसरी बात उसने क्या बताई हुई है आपको कि 0 लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन इक्वल टू बी, कि जो हमारा रिमाइंडर है ना इनके जो आर है वो हमेशा या तो आपका 0 के इक्वल आएगा या 0 के बराबर आएगा। ठीक है, 0 और मोर देन 0। ठीक है, क्योंकि देखो 0 से तो कम आ नहीं सकता, तो एक बात तो ये क्लियर होगी कि 0 से हमेशा ज़्यादा आएगा या 0 के इक्वल आएगा, एक तो ये बात होगी। दूसरे इसने क्या कही है कि जो r है वो लेस देन होगा b से। अब यहाँ पे b क्या है आपका डिवाइज़र है, तो मतलब जो रिमाइंडर है कभी भी आपका जो b है ना डिवाइज़र उससे ज़्यादा नहीं आएगा। सपोज जैसे यहाँ पे मैंने डिवाइड किया था ना, ये रिमाइंडर कितना आया है 2, 1 आया, और डिवाइडर कितना है डिवाइज़र कितना है 2। तो क्या यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है वो 2 से ज़्यादा है? नहीं है। तो जो हमारे रिमाइंडर होता है ना या तो वो 0 आएगा या वो 1 आएगा या वो 2, कुछ भी आ सकता है, लेकिन कभी भी हमारा जो b है ना उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, b हमेशा हमारा ज़्यादा नहीं आएगा b से। ठीक है, मतलब b ज़्यादा ही रहेगा और r कम रहेगा, ये बात उसने बता रखी है। ठीक है, तो चलिए अब हम करके देख लेते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेट अस सी कि एल्गोरिथम है जो ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम एक बार इस क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है ना इससे हम करके देख लेते हैं। तो जैसे उसने आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पेन पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। चलो अब हम इसको करके देखते हैं कि आप इसको करना कैसे है। तो 44, 455 एंड 42 का आपको एल्गोरिथम में चेक करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, 455 को अंदर रखेंगे हम और इसको डिवाइड कर देंगे हम 42 से। ठीक है, एक बात ध्यान से समझनी है आपको कि जो एल्गोरिथम है वो किस तरीके से काम करता है कि जब तक आपका रिमाइंडर जो रिमाइंडर है ना वो 0 ना आ जाए तब तक आपको क्या करना है, डिवीज़न करते रहना है। ठीक है, तो डिवीज़न करेंगे हम 42 को करके देखते हैं हम। 42 1 जा 42, ये कितना आ गया आपका 3, यहाँ से 5 उतारा हमने, तो और तो कुछ आता ही नहीं है। इससे 42 से छोटा तो 35 से छोटा तो कुछ भी नहीं है, तो 0 लगा लेते हैं हम, यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 35। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जब तक हमारा 0 नहीं आता तब तक हम इसको सॉल्व करते रहते हैं। तो हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a हमारा क्या है मैंने आपको बताया था, a क्या है हमारा डिविडेंड, डिविडेंड क्या है आपका 455, b क्या है आपका बताओ, b क्या है आपका 42। ठीक है, डिवाइज़र 42, क्वेशंट क्या है आपका, आंसर क्या निकाला आपने 10 प्लस रिमाइंडर कितना है 35, इस फॉर्म में लिख दिया। अब मैंने आपको क्या बताया, जब तक 0 ना दे इसको सॉल्व करते हैं तो आगे क्या होता है हमारा 35 तो बन जाता है डिविडेंड, और जो हमारा 42 था ना, जो 42 था ये 42 था हमारा डिविडेंड बन जाएगा अब। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे। तो वही आगे सॉल्व कीजिए इसको, 35 1 जा 35, ये कितना बचा आपके पास 7। तो अब इसको फिर हम कर देते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 35। तो अब तो ये सॉल्व हो जाएगा, 7 5 जा 35 और ये आ गया आपका 0। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे अपने क्वेश्चन को ख़त्म, क्योंकि हमारे रिमाइंडर कितना आ गया है
ज़ीरो आ गया है। तो जो प्रोसेस था ना हमारा, एक बार तो था आपका देखो 455 डिविडेंड, एक बार फिर आपका 42 बना डिविडेंड, और एक बार आपका 35। तो पहले इनको लिख लीजिए आप। कैसे लिखोगे? 42 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7, है ना? यही था ना? डिवाइज़र क्या था? 35, क्वेश्चन क्या था? 1, रिमाइंडर क्या बचा? 7। उसके बाद आपका फिर क्या बना है? डिविडेंड क्या है आपका? 35, डिवाइज़र क्या है? 7, क्वेश्चन क्या है? 5, डिविडेंड क्या है? 0। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप जो ये यूक्लिड वाला है ना, ठीक है, जो यूक्लिड है, इससे आप HCF भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यह हमारे क्वेश्चन में ज़रूर आएगा कि HCF कैलकुलेट करके दिखाइए। तो हम यहाँ से HCF भी कैलकुलेट कर सकते हैं। HCF क्या निकलेगा हमारा इस मेथड से? जो हमारा लास्ट वाला डिवीज़र है ना, जो लास्ट में हमने डिवीज़र निकाला, लास्ट डिवीज़र इज HCF। ये लास्ट डिवीज़र हमारा क्या होगा? HCF होगा। तो यहाँ से देख लो या तो आप जहाँ मर्जी से, लास्ट वाला डिवीज़र क्या है हमारा? 7। तो आपका HCF क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, यहाँ से जो हमने वाला पोर्शन क्या है ना, यहाँ से भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से क्या होगा, ये ठीक होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कंटिन्यू करेंगे।